Welcome to Northeast PSC. Today we will discuss how to write mains answer. तो चलिए शुरू करते हैं और उससे पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माय नेम इज याहिया आलम एंड आई हैव written two mains exam for civil service exam और also appeared interview. और उसके साथ साथ मैंने काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आंसर इवेल्युएशन का काम किया है. अराउंड 5000 कॉपीज मैंने इवेल्युएटेड किया है और उसके साथ साथ मैंने काफ़ी जो रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है उसका मैंने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया है. मैंने टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया है ड्यूरिंग माय एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग मेरा मेंस के टाइम में. तो मैं आपको एक सही गाइडेंस दे पाऊंगा कि कैसे आपको ये जो पर्टिकुलरली टेस्ट सीरीज होता है या डेली आंसर राइटिंग होता है उसको आपको कैसे टैकल करना है. क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो मेंस एग्जाम होता है उसमें आपका सब्जेक्टिव होता है और उसमें आपको लिखना पड़ता है आंसर. तो ये जो आंसर होता है ये हम यूनिवर्सिटी और ग्रेजुएशन लेवल में जैसे आंसर लिखे थे, जो मतलब आर्ट्स का बैकग्राउंड है उनके बारे में बता रहा हूँ, तो वो उससे डिफरेंट है. और जो साइंस का बैकग्राउंड है तो उनके लिए थोड़ा एक डिफिकल्ट हो जाता है आंसर राइटिंग करने में. लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा कि उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन फर्स्ट फेज में. लेकिन जब ये टेक्निक सीख जाते हैं तब ये काफी आसान हो जाता है. तो मैं आज डिस्कस करूंगा कि हमें मेंस के लिए मतलब आंसर एक कैसे गुड आंसर हमें लिखना है. ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग रहने वाला है. उसके साथ साथ मैं बहुत सारे मॉडल आंसर भी डिस्कस करूंगा. ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा ये करना है. मैं विद एग्जांपल के साथ ये पूरा सीरीज को आगे लेके जाऊंगा. तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक, काफी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए. तो ये जो पूरा वीडियो है इसका मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख के रखा है कि किस किस मतलब पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा. सबसे पहले होता है फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा की प्रिपरेशंस बिफोर स्टार्टिंग आंसर राइटिंग. हमें आंसर राइटिंग से पहले क्या करना चाहिए. सेकंड होता है व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग, कब. तो ऐसा करते करते मैंने इसको 11 जो चैप्टर होता है उसमें डिवाइड किया है और एक एक चैप्टर में डिस्कस करूंगा. वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहने वाला है, इतना तो मैं बता सकता हूँ. तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको हम देख लेते हैं. तो की प्रिपरेशन बिफोर स्टार्ट आंसर राइटिंग. तो आंसर राइटिंग से पहले हमें सबसे पहले सिलेबस को जानना है. तो ये जो सिलेबस होता है यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जाम का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जीएस वन में थोड़ा बहुत चेंजेस है. तो मैं आप लोगों को हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का, ये आपका व्हाट्सएप में ग्रुप है, उसमें मैं सिलेबस को दे दूंगा. तो सबसे पहले आपको सिलेबस को जानना है, इतना अच्छे से जानना है, हर एक टॉपिक जानना है. क्योंकि मेंस का जो सिलेबस होता है वो एकदम हर टॉपिक को डिफाइन किया हुआ है, एवरी टॉपिक डिफाइन किया हुआ है. तो वो जो टॉपिक होता है, वो जितना भी टॉपिक होगा आपका मेंस का, तो उसके बारे में आपको थ्रोली नॉलेज होना चाहिए. तो ये टॉपिक जितना भी होगा उसको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए और हर एक टॉपिक का आपको नोट्स बनाना है. मान के चलिए जीएस पेपर वन, उसमें एक आपका क्या क्या है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री आता है, उसमें ज्योग्राफी है, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है, उसके बाद आपका सोसाइटी है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है. तो मान के चलिए सोसाइटी का एक टॉपिक मान के चलिए ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये सिलेबस में मेंशन है. तो उसका पूरा 2-3 पेज का नोट्स होना चाहिए. ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव पहला डेफिनेशन क्या है, फिर आपका उसका पॉजिटिव क्या है, निगेटिव क्या है, रिसेंट ट्रेंड क्या है. तो हर एक टॉपिक का आपके पास क्या होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए. तो ये नोट्स क्या करेगा, आपको आंसर राइटिंग में मदद करेगा. इज दैट क्लियर. अगर आप लोगों को सिलेबस उतना अच्छे से नहीं पता तो हमारा यूट्यूब चैनल में ये आपका सिलेबस का जो वीडियो है वो अपलोड है, आप वहां से भी देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट हो गया सिलेबस. सेकंड हो गया आपका स्टडी लास्ट ईयर मेंस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन. जो लास्ट ईयर मेंस का एग्जाम है, जैसे मान लो एपीपीएससी का जो लास्ट ईयर है आपका 2020 में हुआ था मेंस, तो उसका जितना भी आपको इंग्लिश से लेके अप टू जीएस पेपर, ऑप्शनल पेपर, सबको एक बार देखना है. उसको हो सके तो उसको अटेम्प्ट भी करना है. ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी ग्रुप में अपलोडेड है और हम उसका मॉडल आंसर भी बना रहे हैं. आपको ये जो वीडियो होगा, आपका लेक्चर होगा, उसके बाद हम ये मॉडल आंसर आप लोग प्रोवाइड करते जाएंगे. जीएस वन से लेके स्टार्ट करेंगे, जीएस टू, जीएस थ्री ऐसा. ठीक है, तो मॉडल आंसर को भी एक बार देख लेना है. उसके बाद फोकस ऑन हाउ द क्वेश्चंस आर फ्रेम, कि कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है. जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उससे क्वेश्चन कैसे आ रहा है उसको आपको ध्यान से देखना है. एंड डेप्थ, कैसे कितना डेप्थ तक है रिक्वायर्ड इन द आंसर. तो आपको जब हम मॉडल आंसर देंगे तो उसमें आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा फर्स्ट चैप्टर का. नेक्स्ट है मास्टर स्टैटिक कंटेंट. जो स्टैटिक टॉपिक है, जैसे मान लो आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, उसके बाद इकोनॉमी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया. ये जो हमारा स्टैटिक टॉपिक है उसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है मास्टर. ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत जरूरी है.
और उसके साथ साथ आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फिर आता है प्रैक्टिस राइटिंग रेगुलरली। तो कुछ लोग क्या करते हैं, बस खाली रिवीजन करते रहते हैं। मान के चलिए अभी 3 मंथ है, तो फर्स्ट 2 महीने हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे अच्छे से, फिर लास्ट 1 मंथ में क्या करेंगे, हम टेस्ट सीरीज देंगे या आंसर है। ऐसा नहीं करना है आपको। मान के चलिए 15 डेज 20 डेज का अभी जो स्टैटिक टॉपिक है, जो प्रीलिम्स में है, प्रीलिम्स का जो टॉपिक है, मान के चलिए ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी का आप आंसर अभी एक बार रिवीजन करके आप आंसर लिख सकते हो। तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं अभी डे 1 नहीं है आपके लिए। डे 1 वो तब होता है जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं 10 महीने पहले। अभी तो आप प्रीलिम्स क्लियर करके ऑलरेडी मेंस में पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या करना है, अभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पहले खुद से लिखिए, फिर आपको धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस होने के बाद जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपका ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगा, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस पेपर। तो सबसे पहले प्रीवियस पेपर को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, हम मॉडल आंसर दे रहे हैं उसका। और टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जो वेल रिपोर्टेड कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, उसका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। तो उस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको एक फीडबैक जो मिलेगा एक्सपर्ट के द्वारा, जो ऑलरेडी इस एग्जाम में काफी आगे तक जा चुके हैं। तो उस फीडबैक से आपको मतलब आंसर को कैसे इंप्रूव करना है, उसमें आपको काफी मदद मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है। हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हमारा टेस्ट सीरीज के बारे में, कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है, कैसा कैसा कितना टेस्ट रहने वाला है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी ओवर परफॉर्मेंस। तो आपको पता है जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है 1 to लेके आपका 4 तक, तो उसमें 4 में थोड़ा चेंजेस है। तो उसमें क्या होता है, 10 क्वेश्चन आता है आपका 15 मार्क्स का, 10 क्वेश्चन आता है आपका 10 मार्क्स का। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये पहला 5 या 6 या 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से लिखेंगे, और लास्ट में जब क्वेश्चन होगा उसमें एकदम 5 क्वेश्चन एकदम एवरेज या बिलो एवरेज, और 5 क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। ऐसा नहीं करना है। हमें पूरा 20 ऐसा टारगेट लेके चलना है। हमें पूरा 20 क्वेश्चन को एवरेजली, मतलब एवरेज अच्छा से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5 एक्सीलेंट करेंगे और बाकी खराब कर देंगे। तो उसके लिए आपको ये कब डेवलप होगा, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि इधर पढ़ के जाएंगे और डायरेक्ट एग्जाम में जाके आपको नहीं, वो अलग होता है। क्योंकि ये जो एग्जाम है ये थोड़ा अलग है, ये यूनिवर्सिटी लेवल का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपका 3 आवर में 250 मार्क्स का आंसर करना पड़ता है। एग्जाम में हमारा जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें कितना था, बहुत कम मार्क्स था। और ये आपका 10 मार्क 15 10 क्वेश्चन 15 मार्क का, जहां पे आपको 250 वर्ड लिखना है, वहां पे यहाँ पे 150 वर्ड लिखना है। तो वो थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए। तो वो तब डेवलप होता है जब आप उसमें आप एक कंसिस्टेंसी लाएंगे, तब आप उसको डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बैलेंस टॉपिक वाइजली। तो हमें क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट, ये एक छोटा टॉपिक है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो उसमें ऐसा वो पूरा टाइम को गवा देते हैं। और ये छोटे वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसा नहीं है, इसको भी पढ़ना है लेकिन उतना टाइम वेटेज नहीं देना। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता लगेगा कि ये सब टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन हार्डली आता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा टाइम गवा देना, और बाकी जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लाइक पॉलिटी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, गवर्नेंस, इसको हमें इग्नोर कर देना है। नहीं, इसमें हमें ज्यादा टाइम अलॉट करना है, अराउंड 70% टाइम, जो हमारा मेन टॉपिक होगा। तो वैसे हमको क्या करना है, टॉपिक को बैलेंसली लेके चलना है। तो ये सब आपका टेस्ट सीरीज और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगेगा। और उसके साथ साथ ट्रस्ट ईयर प्रिपरेशन। बहुत सारे लोगों का हम मेरे पास मैसेज आता है कि सर मेरा तो हो गया, लेकिन अभी कुछ नहीं मालूम है, क्या करे, अभी इतना मैंने फर्स्ट टाइम है मेरा। नहीं, आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो आपके पास ऑलरेडी 70% जो ये आपका सिलेबस का ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है। बस उसको कैसे आंसर में तब्दील करना है वो चाहिए आपको। और वो होगा जब आपको एक अच्छा मेंटरशिप, अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कोचिंग्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, या हम हमारा कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको एक अच्छे मेंटरशिप गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और आपका डेली जो रूटीन होगा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि एग्जाम का ओनली 3 मंथ लेफ्ट है। उसके साथ साथ कुछ लोग होते हैं, ये आपका टॉपर्स का वीडियो इंटरव्यू वगैरह देखते रहते हैं। हाँ, देखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना है। उससे ज्यादा क्या है, उसका जो आंसर शीट है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा यूपीएससी टॉपर का आंसर शीट। वो जो मॉक टेस्ट दिए है उसका आंसर, उसको अच्छे से देखिए। वहां पे देखिए कैसे उसने डायग्राम को प्रेजेंट किया, कैसे फ्लो चार्ट को किया, कैसे आंसर को, उसको अच्छे से देखिए। तो ये डोंट जस्ट वॉच टॉपर्स वीडियो, स्टडी देयर आंसर शीट। ठीक है, एंड ऐसे ऑनलाइन ये करिए। दिस शो यू द हार्डवर्क एंड स्ट्रेटेजीज
दे यूज बिफोर सक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। अभी हमारा सेकंड जो चैप्टर है दैट इज व्हेन टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग कब शुरू करना है? तो ऑलरेडी आप लोगों ने तो ये सब पॉलिटी, उसके साथ साथ इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी ये पढ़ लिया। तो ये जो स्टैटिक मोटा मोटा जो टॉपिक होता है जिसमें ज्यादा वेटेज होता है उसको एक बार रिवीजन करने के बाद फिर क्या करिए, आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि डे वन से मतलब आप कुछ पढ़े नहीं और फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया। अगर पढ़े नहीं, रिवाइज नहीं किया, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप अच्छे आंसर नहीं लिख सकते हो, आपका मोरल डाउन होगा। तो एक बार एक रिवीजन करने के बाद स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ टू प्रैक्टिस आंसर राइटिंग, तो उसमें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज होगा वो हमने नाम दिया है मेंस अब्बास। ठीक है, तो उसमें आपको रेगुलरली 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ये डेली आंसर होगा और उसके साथ साथ 16 टेस्ट हम कंडक्ट कराएंगे, वो टेस्ट सीरीज का हिस्सा होगा। तो 2 चीजें हम लेके चल रहे हैं, एक होता है रेगुलर आंसर राइटिंग और एक आपका टेस्ट सीरीज। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का, और उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। वहां से आपको जो फीडबैक मिलेगा तो उस पर आप वर्क जब करेंगे तो आपका आंसर धीरे धीरे वो हो जाएगा। उसके साथ साथ आप सेल्फ प्रैक्टिस, जो लोग इस बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर किए हैं तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर वीडियो देख रहे हैं, मान के चलिए आप इनसाइड आईएएस, उसके बाद आईएएस बाबा, ये सब का रेगुलर मतलब वो लोग क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो उसको देख के आप कर सकते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अभी तो टाइम कम है, लेकिन वो आपको डायरेक्टली फोकस्ड होना चाहिए इस मेंस के लिए। तो ऐसा आपको कंटेंट चाहिए। तो अभी जो मेंस का प्रोग्राम चल रहा है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट का फॉर एपीपीएससी, तो उसको आप ज्वाइन करके ये कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक क्वेश्चन में आपको 70% करना है फोकस, करंट अफेयर्स 30%, और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वेयर टू राइट आंसर, तो आंसर कहाँ लिखना है। ठीक है, तो आपको पता होगा, और जिनको नहीं पता होता है, यूपीएससी या एपीपीएससी का जो आंसर शीट होता है वो ऐसा मार्जिन रहता है दोनों साइड से। तो आपको कॉपी में, A4 साइज का कॉपी में ऐसे मार्जिन बना लेना है और यहाँ से आंसर लिखना है, यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको, हम अगर हमारा डेली आंसर राइटिंग वाला या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो हम ऐसा आपको आंसर का वो शीट प्रोवाइड करते हैं, दोनों साइड मार्जिन। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। व्हाट मेक्स ए गुड आंसर, तो आंसर का क्या वो खासियत है, चीज है जो आपका आंसर को गुड बनाता है। तो सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट क्या होता है, जो आप लिखते हो। इवन विथ एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया, टेबल दिया, डायग्राम दिया, लेकिन आपका कंटेंट अच्छा नहीं है, जो पूछ रहे हो वो आप लिख नहीं रहे हो, तो आपको अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हाई क्वालिटी कंटेंट इज द फाउंडेशन। तो मैं वही बोलता हूँ कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट, क्योंकि आंसर राइटिंग आप सीख लोगे, आंसर राइटिंग आपका डेवलप हो जाएगा टेस्ट सीरीज में, डेली आंसर राइटिंग में फीडबैक से। लेकिन वो जो कंटेंट है ना, वो आपका खुद की तरफ से होना चाहिए एफर्ट। ठीक है, तो कंटेंट के लिए क्या है, आपको रेपुटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल होता है वो फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ ये क्लास नोट्स वगैरह ये सब, तो ये सब क्या होता है, आपका कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, अच्छा कंटेंट। तो ये क्या करेक्टरिस्टिक है जो एक आंसर कंटेंट को गुड बनाता है। आंसर द क्वेश्चन प्रिसाइसली, आप उसको प्रिसाइसली आंसर करिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखाइए, इधर उधर का बात मत लिखिए जो हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लिखते थे, वो उतना नहीं चलता है। कवर ऑल द एस्पेक्ट द क्वेश्चन, जो भी पूछ रहा है उसको कवर करिए, जो भी तीनों चारों। ठीक है, बी कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट, और टू द पॉइंट आंसर को लिखिए। और उसके साथ साथ आप फैक्ट, डाटा, रिपोर्ट, डायग्राम, ये सब आप उसमें क्या करिए, दीजिए। ठीक है, और उसके साथ आपका फ्लो एक मेंटेन होना पड़ता है, जैसे आपका ये आईबीसी मॉडल बोलते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन 2-4 लाइन का, फिर आपका बॉडी में जो पूछ रहा है उसको। ठीक है, हम आगे दिखाएंगे कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे बॉडी लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, और लास्ट में आपका कंक्लूजन। ठीक है, वो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखेंगे डिटेल ब्रेकडाउन ऑफ की एस्पेक्ट, क्या क्या की एस्पेक्ट है। तो की एस्पेक्ट आपका 1 होगा जो एक गुड आंसर बनाता है। शोकेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, जो पूछ रहा है उसका अंडरस्टैंडिंग आपके पास है वो दिखाइए। ऑलवेज आंसर एग्जैक्टली, ये जो पूछ रहा है उसी को लिखिए। आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, इधर उधर का आपके पास ज्ञान है नहीं, वो मत दिखाइए, जो पूछ रहा है वो दिखाइए। ठीक है, अवॉइड अननेसेसरी इलाबोरेशन, तो इधर उधर का बात मत लिखिए। ठीक है, तो हाउ टू अचीव, तो उसको हमें कैसे करना है। तो फर्स्ट, एंश्योर ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूपीएससी और एपीपीएससी सिलेबस, उसका अच्छे से आप वो करिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए। कवर बोथ स्टडी एंड करंट अफेयर्स, दोनों
करिए प्रैक्टिस रेगुलरली, और उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। तो ये एक क्वेश्चन है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। ये आपका असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आया था 2023 के एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाई एक्स सिटू? आपने आपने इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, एंड इन सिटू कंजर्वेशन, तो ये पूछ रहा है। गिव एग्जाम्पल, तो दो, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, दोनों को एक साथ लिख सकते हो, ये सेकंड पार्ट है। और बाद में क्या पूछ रहा है, व्हिच कंजर्वेशन इनिशिएटिव इज मोर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यू जस्टिफाई, ये थर्ड पार्ट है। मतलब आपको तीन चीजें लिखना है। तो ये मैं जनरलाइज इंट्रोडक्शन दिया हूँ, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी इज द क्रूशियल फॉर हेल्थी प्लेनेट, तो ये इंट्रोडक्शन रहेगा ये आपका। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, इंसिटू क्या है और एक्सिटू, तो एक्सिटू बताइए। और फिर आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है आपका, येलोस्टोन नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आता है। फिर एक्सिटू और उसका भी एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे जूज हो गया, बोटानिकल गार्डन, ये सब क्या है, एक्सिटू कंजर्वेशन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कंजर्वेशन ज्यादा अच्छा है। इंसिटू क्या होता है और एक्सिटू क्या होता है? इंसिटू होता है कोई भी जगह जहां पे मान लो एक जगह है, जंगल है, वहां पे क्या है, टाइगर रह रहा है, डियर है, तो उस एरिया को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसको बोल देते हैं कि ये नेशनल पार्क है। यहाँ पे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो वो क्या हो गया, इन सिटू हो गया, मतलब उसका हैबिटेट में उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। एक्सिटू क्या होता है, मान लो यहाँ पे वो डेंजर है, तो उसको हम जू में लेके आते हैं और फिर वहां पे प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो एक्सिटू मतलब उसका हैबिटेट से उसको लेके आ गए। तो आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा? तो इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जैसे मान लो जू वगैरह में क्या होता है, आपको नेचुरल मतलब जानवर को बाहर उसका जगह से लाके, तो वो उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। हाँ, अच्छा होता है जो एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो खत्म हो रहा है, तो उसको आप जू में लाओगे, उसका भी एग्जाम्पल है। तो वो क्या करेंगे, वहां पे आपको उसको अच्छे से केयर करके फिर उसको ब्रीडिंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अच्छा कौन सा होता है, ये आपका इन सिटू कंजर्वेशन वाला। तो आपको जो अच्छा लगे वो बताओ। तो यहाँ पे लिखा है व्हाइल बोथ मेथड आर वैल्यूएबल, इन सिटू हम मैं वेटेज दे रहा हूँ। ठीक है, कंजर्वेशन इज जनरली कंसिडर्ड मोर इंपोर्टेंट, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। क्यों? क्योंकि वो प्रिजर्व करता है नेचुरल इंटरेक्शन को, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है उसमें, उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन, जहां पे वो रह रहा है वहां पे उसको। ठीक है, तो लास्ट में उसका हमें कंक्लूजन कर दिया। अगर आप चाहते हो नहीं मैं इंसिटू को नहीं, मैं एक्सिटू को वो करूंगा, प्रायोरिटाइज करूंगा, तो आप लिख सकते हैं ये एक्स। और देखे मैंने ये चूजिंग द बेस्ट मेथड डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है आपका, अच्छा होता है, लेकिन एक्स सिटू कंजर्वेशन किसके लिए अच्छा होता है, एक्सटेंशन जो मतलब अभी खत्म हो रहे हैं तो उसके लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो उसको भी आप लिख सकते हो, लेकिन इन सिटू ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे मतलब एग्जैक्टली टू द पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट होता है की एस्पेक्ट टू, एड्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन। जो भी पूछ रहा है उसको क्या करना है, आंसर देना है, जो भी जितना भी एस्पेक्ट पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पार्ट को अच्छे से कर लिया, सेकंड पार्ट को नहीं किया और थर्ड पार्ट को फिर कर दिया, नहीं, सबको करना है। क्योंकि मार्क डिवाइड होते हैं, हम भले देखते हैं 15 मार्क, लेकिन उसमें क्या होता है, क्वेश्चन के ऊपर वो मार्क्स को डिवाइड किया रहता है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें लिमिट में रहना है और आपका बैलेंस भी रखना है। जैसे मान के चलिए ये क्वेश्चन एपीएससी में आया था, व्हाट इज जेंडर रेस्पॉन्सिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये नंबर 1 उसको एड्रेस करना है। इसमें कितना मार्क था, 5 मार्क। फिर आता है व्हाट आर द बैरियर्स दैट प्रिवेंट जेंडर मेनस्ट्रीमिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको भी करना है। नंबर 2, गिव सम एग्जांपल ऑफ ओवरकमिंग दिस बैरियर, ये नंबर 3। तो तीनों पार्ट को आपको एड्रेस करना है, और ज्यादा वेटेज किस पे देना है, इसमें व्हाट आर द बैरियर्स। ठीक है, बॉडी में। तो ये आपका हो गया व्हाट इज जेंडर रेस्पॉन्सिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये आप लोग देख लेना। फिर आपका आता है बैरियर, और हमेशा क्या करना है, ये इसको ऐसे हेडिंग बना लेना है, और फिर सब हेडिंग ये पॉइंट के अंदर आपको अंडरलाइन करके ऐसे करना है। ठीक है, और फिर आपका ये एग्जाम्पल, ये थर्ड पार्ट आपका। ठीक है, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर मैं इसको डिस्कस करने लगे तो वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है की एस्पेक्ट 3, तो बी टू द पॉइंट, एकदम पॉइंट पॉइंट लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको पैराग्राफ को हमेशा अवॉइड करना है, क्योंकि क्या होता है लॉन्ग पैराग्राफ कोई नहीं पढ़ता, बोर कर देता है। एग्जामिनर जो होता है उसको आप उसका अटेंशन आप अपने आंसर की तरफ खींचना है। ठीक है, तो अवॉइड बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर का बात नहीं लिखना है, क्लियर एंड कॉन्साइज पॉइंट में लिखना है। इंपैक्ट ऑफ इररिलेवेंस, ठीक है, तो यहां पे देखो व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर फॉर फ्लड मैनेजमेंट, तो इसमें क्या पूछ रहा है, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट सीधा पॉइंट, स्ट्रक्चरल मिटिगेशन मेजर क्या है, ये सब मतलब इम्बैंकमेंट बनाना है, फ्लड कंट्रोल डैम बनाना है, चैनलाइजेशन करना है, ये सब क्या होता है, स्ट्रक्चरल होता है, मतलब हम कर सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और नॉन स्ट्रक्चरल क्या होता है आपका, ये
जोनिंग रेगुलेशन, अर्ली वार्निंग सिस्टम, फ्लड प्लेन मैपिंग, कम्युनिटी एडुकेशन, ये सब। ठीक है, तो ये डायरेक्टली इसको कर देना है और फिर आपका लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन लिख लेना है। तो हमारा क्वेश्चन अच्छे से एड्रेस हो गया। वो बस वह दो पूछ रहा है और उसी दो के बदौलत ये इंट्रोडक्शन उतना देखेगा भी नहीं क्योंकि उसको जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा मतलब डायरेक्ट आंसर होता है। ठीक है, फिर आता है की एस्पेक्ट 4। तो बी इंफॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल, नॉट स्पेकुलेटिव। आप स्पेकुलेशन नहीं करना है, इंफॉर्मेटिव होना है और उसको जस्ट पुट अप करना है और अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं रखना है। ठीक है, जो आपका जनरल ओपिनियन है उसको ही पुट अप करना है ऑल द टाइम। और उसके साथ साथ आपको सपोर्ट विथ डाटा रेफरेंस, स्टिक टू फैक्ट, नो आइडियोलॉजीज। आपका फैक्ट जो बोल रहा है वही बताइए। ठीक है, और और एक इम्पोर्टेंट है, एडिटोरियल में काफी मतलब जो होते हैं आपका एडिटोरियल में काफी राइटर होते हैं वो एडिटोरियल लिखते हैं। तो कुछ लेफ्टिस्ट होते हैं, कुछ राइटिस्ट होते हैं, उनका व्यू को उतना वो नहीं करना है। ठीक है, ओपिनियन के हिसाब से नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद की एस्पेक्ट होता है मेंटेन ए कोहेरेंट फ्लो। तो आपको एक फ्लो के हिसाब से चलना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, जहां पे जिसका जरूरत है। ठीक है, और ज्यादा फोकस आपको बॉडी में करना है। ठीक है, एग्जाम्पल ब्रेकडाउन फ्रॉम GS3 मेंस 2020। जैसे मान के चलिए ये एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन द कंट्री, हाउ कैन इनकम ऑफ द फार्मर बी सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड बाय एनकरेजिंग फूड प्रोसेसिंग। तो उसमें क्या लिखना है, सबसे पहले चैलेंजेस लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, सबसे पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बता देना है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होता है, जहां पे आपका रॉ फूड मटेरियल जो होता है आपका, उसको लाके मान के चलिए आप आम को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में लेके जाके फिर आम का अचार बनता है। पाइनएप्पल से आप जैम, जेली, बटर बना सकते हो। ये सब क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है। तो उसका चैलेंजेस क्या है, रॉ मटेरियल मिलना, उसके साथ साथ आपका लेबर कॉस्ट बढ़ जाना। फिर अपॉर्चुनिटी क्या है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम अच्छा इकोनॉमी बना सकते हैं। और फिर ये दोनों हो गया, ये पार्ट हो गया। हाउ कैन इनकम ऑफ ए फार्मर, हम कैसे उसको फार्मर को इनकम, तो ये थर्ड में लिखना है। तो ये तीन चीजें लिखने से आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब अप्रोच कैसा होना चाहिए आपका, स्किप द इंट्रोडक्शन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, आप उसको छोड़ सकते हो। फिर आपको बॉडी, तो चैलेंजेस क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट है, इनएफिशिएंट सप्लाई है, हाई वेस्टेज ऑफ पेरिशेबल प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा वो खराब हो जाता है। उसके बाद बहुत गवर्नमेंट का इधर उधर का पॉलिसी, फिर अवेयरनेस नहीं होना। फिर अपॉर्चुनिटीज क्या है, वही आपका इनहेंस वैल्यू एडिशन बढ़ाता है, रिड्यूस वेस्टेज। जो मान लो टोमेटो है, तो टोमेटो क्या होता है, बहुत दिन बाद मतलब कुछ दिन रहने के बाद खराब हो जाता है। अगर उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डाल दिया तो उसमें क्या होता है, केचप बन जाता है, ठीक, सॉस बन जाता है। तो उसमें क्या है आपका, ये वेस्टेज का कम हो जाता है। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका ये सब होता है। और इंक्रीज फार्मर इनकम कैसे हो सकता है आपका, वही कुछ यहाँ पे सजेशन दिया हुआ है। इसको लेकिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करना हूँ। और फिर आपको कंक्लूजन ऑप्शनल दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर 5, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एपीपीएससी यूपीएससी। कैसे क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन आपका डेफिनेशन बेस्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज सेकुलरिज्म, तो उसको डेफिनेशन लिखना है। एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस इन द इंडियन कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट उसका क्या करना है, एक दो पॉइंट करके आप उसका सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर लेना है। ठीक है, कभी कभी आप एग्जांपल भी डाल सकते हो। फिर आता है स्टेटमेंट बेस्ड, जैसे मान लो ये स्टेटमेंट दिया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एग्जामाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ये थोड़ा टफ होता है, इन डिलेइंग टाइमली जस्टिस। तो आपको उसको क्या करना है, ये स्टेटमेंट को अच्छे से इंट्रो बॉडी देके उसको बैलेंस वे में लिखना है। फिर आता है डिफरेंट बिटवीन, तो डिफरेंट बिटवीन को हमेशा ऐसा लिखिए। ठीक है, डिफरेंट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट आपको पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन स्टार्ट करके फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर 1 2, तो हमेशा बॉक्स में लिखिए। तो उसमें क्या होता है, एग्जामिनर का माइंड में डायरेक्टली वो खींच लेता है। ठीक है, फिर आपका आता है कॉज इफेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब पूछता है। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या होता है, 2 लाइन का, और फिर कॉजेस। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट हेडिंग देके, फिर नंबर 2 सब हेडिंग ये सब, फिर नंबर 3 ये सब ऐसा। ठीक है, फिर आता है क्रिटिकली एग्जामिनेशन। तो क्रिटिकली जब आ जाता है तो आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों साइड को लिखना है। हम आगे उसको और डेप्थ से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड होता है, कॉमन कीवर्ड जो
एपीपीएससी में, यूपीएससी में पूछता है क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है डिस्कस, तो वो उसमें क्या करना है, तो प्रोवाइड डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक एक्सप्लोरिंग डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव और आर्गुमेंट। तो कभी पूछ लिया, मान लो डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सरकम पैसिफिक बेल्ट, तो ये जो सरकम पैसिफिक बेल्ट है उसका जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बोला है डिस्कस। तो डिस्कस में क्या होता है, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है, फिर उसको इलाबोरेट करना है, ठीक है, यहाँ पे। तो डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सरकम पैसिफिक जोन। तो सरकम पैसिफिक जोन आप लोग को पता ही होगा, जो लोग ज्योग्राफी पढ़े हैं। तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन और फिर बॉडी, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री, क्योंकि सरकम पैसिफिक बेल्ट में क्या होता है, बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट आके बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर आपका वोल्केनिक, यहाँ पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन ऐसा होता रहता है, ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। फिर ओशनिक सेस्मिक एक्टिविटी, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपका अर्थक्वेक देखने को मिलता है। फिर ट्रेंचेस, यहाँ पे डीप ऐसे ट्रेंचेस देखने को मिलता है। फिर आपका जियोथर्मल एक्टिविटी, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मस्ट आपको मैप ऐड करना है। तो मैप ऐसा नहीं पूरा वर्ल्ड का मैप ऐड करना है, बस अगर इंडिया से लेके ऐसा कर सकते हो। ये एक मैप हो गया आपका, ठीक है, तो ये आपका मैप हो गया। फिर इधर आपका नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है, तो फिर यहाँ पे इंडोनेशिया का, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे आप ये दिखा सकते हो सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये पूरा एरिया क्या है आपका, ये पूरा सरकम पैसिफिक बेल्ट, इसको बोला जाता है सरकम पैसिफिक बेल्ट और पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर। और यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी है, यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी है, यहाँ पे है माउंट कोंकागुआ, यहाँ पे माउंट मैकानली, ठीक है। तो ये पूरा क्या है आपका पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, और ये कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन में। ये डायग्राम आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पे एशिया ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और यहाँ पे साउथ अमेरिका। तो ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी के आंसर में हम आगे दिखाएंगे कैसे डायग्राम को डालना है। फिर आपका कंक्लूजन 2 लाइन का, ज्यादा नहीं। तो ये डिस्कस हो गया। अब अगर क्वेश्चन में पूछ ले इन्यूमरेट, तो इन्यूमरेट पे क्या होता है, मान के चलिए इन्यूमरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें उसको कैसे आंसर करना है। तो अप्रोच ऐसा होना चाहिए आपको, बिगिन विथ ए ब्रीफ सॉरी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का इंट्रोडक्शन दे सकते हो, कैसे दे सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर द ड्यूटीज फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया व्हिच इज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में उसको ऐड किया गया था 1976 में, और कहाँ से इंस्पायर्ड, रशिया से। तो वो ऐसा मतलब आप 2-3 डाटा देके उसको इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, ठीक है। और फिर सीधा आपको कहा जाना है, ये यूज बुलेट पॉइंट नंबरिंग टू लिस्ट आउट पॉइंट, इन्यूमरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड। क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी है, तो देयर आर 7 फंडामेंटल ड्यूटीज, नंबर 1, नंबर 2, फिर उसको थोड़ा डिस्कस किया, और लास्ट में आप कंक्लूजन डाल दिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन्यूमरेट ईच पॉइंट। फिर आता है इवैल्यूएट। तो इवैल्यूएट में क्या होता है, एसेस द सब्जेक्ट बाय हाइलाइटिंग इट्स मेरिट डिमेरिट। तो अगर कहीं इवैल्यूएट पूछ रहे हैं तो उसको मेरिट भी लिखना है, डिमेरिट भी लिखना है, स्ट्रेंथन लिख सकते हो, वीकनेस भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसा क्वेश्चन मान के चलिए पूछ लिया, इवैल्यूएट द रोल ऑफ नीति आयोग इन फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कुछ लोग क्या करते हैं, आपका सीधा बस पॉजिटिव ही लिख देते हैं नीति आयोग का, नहीं, उसमें इवैल्यूएट बोला है, मतलब पॉजिटिव भी लिखो, निगेटिव भी लिखो, कुछ निगेटिव पॉइंट, कुछ पॉजिटिव पॉइंट। तो स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, नीति आयोग का इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो कि नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 2015 में, और उसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन में, प्लानिंग कमीशन को। और नीति आयोग एक ऐसा बॉडी है जो काम करता है आपका डेवलपमेंट के लिए, और उसके साथ साथ वो आपका बहुत सारा डाटा वगैरह पब्लिश करता है। तो वो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर अब उसका क्या क्या पॉजिटिव है उसको लिख सकते हो, क्या क्या निगेटिव है उसको लिख सकते हो, और बाद में एक आपका जजमेंट टाइप आप फेयर कंक्लूजन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट अलग होता है। डिस्कस में क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब उसका जो फीचर्स होता है वो। इवैल्यूएट में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। फिर आता है इलाबोरेट विद इलास्ट्रेशन। तो वो इलाबोरेट में क्या होता है, एक्सप्लेन द टॉपिक इन डिटेल एंड सपोर्टेड विद एग्जांपल। तो आपको एग्जांपल, डायग्राम, केस स्टडी, ये तीनों आपको डालना ही डालना है। इलाबोरेट विद इलास्ट्रेशन, इलास्ट्रेशन मतलब क्या, आपको डायग्राम, केस स्टडी वगैरह डालना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देके फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन उसका ब्रेकडाउन करिए, और फिर कुछ चार्ट एग्जांपल वगैरह दीजिए। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, इलाबोरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इलास्ट्रेशन, तो आपको ऐसा आंसर करना है। फिर आता है एग्जामाइन। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एग्जामाइन द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ
द डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, फॉरेस्ट कवर जो कम हो रहा है उसका कॉजेस एंड इफेक्ट क्या हो सकता है। तो फर्स्ट फॉरेस्ट आपका कवर का डाटा देके आप थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, फिर एनालाइज इट्स कंपोनेंट, तो आपको कॉज क्या है एंड इफेक्ट क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग में आपका कॉजेस ऑफ डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट कवर, फिर उसका इफेक्ट क्या होगा, तो ये सब लिख सकते हो। कॉजेस क्या होता है आपका, ये अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसका साथ साथ डेवलपमेंट है। फिर इफेक्ट क्या होगा आपका, ये हमारा इन्वायरमेंटल बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, मतलब जब बारिश होता है बहुत ज्यादा होता है, एक्सट्रीम इवेंट लाइक ड्रोट, उसके बाद फ्लड, उसके बाद फ्लैश फ्लड, ये सब लिख सकते हो आप, ठीक है। और फिर आपका लेकिन डाटा देना पड़ेगा आपको फॉरेस्ट कवर का, कितने परसेंट कितने नहीं, तो वही आपका आंसर को बेस्ट बनाएगा। अगर आप नहीं दोगे तो आपका कंपटीटर दे देगा। तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आता है अभी 2021 वाला 2 वाला शायद रिलीज हुआ है, तो उसका डाटा आप दे सकते हो कि कितने परसेंट, 24% फॉरेस्ट कवर है, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर आता है एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन मतलब क्या होता है, ऐसे यहाँ पे पूछा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंडियन मानसून फॉर्मेशन। तो इंडियन मानसून फॉर्मेशन कैसे होता है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेना कि मानसून इज ए रिवर्सल विंड व्हिच ऑकर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द समर टाइम। तो ऐसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। और फिर आपका आता है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस में आपको उसको हेडिंग ऐसे दे के फिर आपका सबसे पहले लिख सकते हो शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड। तो सबसे पहले क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड होता है, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत लिख लिया। फिर आपका आता है लो प्रेशर क्रिएशन, और फिर आपका आता है थर्ड विंड फ्रॉम हाई प्रेशर, जहां आपका इंडियन ओशन से टुवर्ड्स लो प्रेशर इंडिया के ऊपर। और फिर वैसे आपको प्रोसेस को लिखना है। और उसके साथ साथ आपको डायग्राम डायग्राम इस डायग्राम को देना पड़ेगा। ये जो डायग्राम है आपका वो अफ्रीका वाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे आपका 0 डिग्री वाला है। तो ये ऐसा डायग्राम होता है आपका मानसून का, यहाँ पे लो प्रेशर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो आपको डायग्राम देना ही देना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एकदम पूरा फुल डायग्राम, जो डायग्राम जैसे फिट बैठता है। मैंने आपको जो प्रीलिम्स के पहले ज्योग्राफी पढ़ाया, तो सब चीजों का ज्योग्राफी जितना भी होता है सबका मैंने डायग्राम दिया है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन में आपको कीवर्ड रहेगा कमेंट। तो कमेंट में क्या होता है, तो आपको ओपिनियन, मतलब आपका ओपिनियन देना पड़ता है, आपका व्यू पॉइंट देना पड़ता है रिगार्डिंग दिस। तो ये कमेंट ऑन द रिलेवेंस ऑफ गांधीयन फिलोसफी। तो गांधी का जो फिलोसफी है उसका रिलेवेंस क्या है मॉडर्न टाइम्स में, उसको आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको आपका एक बैलेंस अप्रोच के साथ चलना है और आपका खुद का देना है, मतलब जो स्टैंडर्ड चल रहा है। फिर आता है कभी कभी क्वेश्चन जस्टिफाई विद एग्जांपल, जैसे ये यहाँ पे जस्टिफाई द नीड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इन इंडिया विद एग्जांपल, उसको आपको जस्टिफाई करना है। तो आपको पहले आर्गुमेंट देना है विथ एग्जांपल डाटा केस के साथ, और फिर उसको क्या करना है, आपको जस्टिफिकेशन देना है क्यों यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो नहीं नहीं होना चाहिए, नो यूसीसी, तो उसको भी सेम आप जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ लिख नहीं पा रहा लेकिन बोल दिया नहीं होगा, मेरा खुद का ओपिनियन है। नहीं, आपको डाटा फैक्ट वगैरह देके करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है आर्ग्यू। आर्ग्यू में क्या होता है, प्रेजेंट आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। तो आपको किसी एक साइड लेके करना है, सपोर्टिंग योर स्टेंस विद रीजनिंग। आपका मान के चलिए ये क्वेश्चन है, आर्ग्यू वेदर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर है जैसे एलआईसी वगैरह, तो उसका प्राइवेटाइजेशन बेनिफिशियल है कि नहीं। तो आपको किसी एक साइड पकड़ लेना है, ठीक है। और पकड़ के फिर क्या करना है, आपको जो साइड पकड़ रहे, मान लो प्राइवेटाइजेशन गुड है, तो क्यों गुड है, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी आता है। उसके बाद आपका उसमें क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। तो उसको अगर आप बोल रहे हो कि होना चाहिए, तो क्या होगा, आपका पूरा उसको एक्सप्लेन करना है क्यों होना चाहिए विद एग्जांपल के साथ, केस स्टडी के साथ। और फिर आपका ये जो आपका, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट में लिख रहे हो हाँ ये तो अच्छा है, आप इफेक्टिव होता है, लेकिन सेकंड पॉइंट में लिख रहे हो उसके क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाता है। थर्ड में लिख रहे हो ये आपका कैपिटल कम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, उसको क्लियरली आपको पॉइंट वाइज में लिखना है। फिर आता है क्रिटिकली एग्जामिन। जहां भी क्रिटिकली एग्जामिन है, मतलब बहुत पॉजिटिव एंड निगेटिव। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। कुछ लोग क्रिटिकली एग्जामिन आता है बस पॉजिटिव लिख के छोड़ देते हैं, नहीं, इवैल्यूएट द टॉपिक बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। क्रिटिकली एग्जामिन में हमेशा पॉजिटिव एंड निगेटिव लिखना है। ये पीडीएफ पीपीटी में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाल दूंगा, तो उसमें आपको वो फिर बार बार देख सकते हो कहाँ पे क्या है। अभी वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो उतना डेप्थ से मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन मान के चलिए ऐसा आ सकता है, क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द इंडियन इकोनॉमी। तो उसको क्या करना है, पहले जीएसटी का जो होता है पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखना है कि जीएसटी
Goods and service tax was introduced under 10 First Amendment in 2017, where it subsumed different kind of tax, जैसे आपका पेड ये वगैरह, ठीक है। तो उसको इंट्रोडक्शन देना है, और फिर आपको पॉजिटिव, मतलब आपको ऐसा लिखना है कि फेबर, और उसके साथ साथ आप लिख सकते हो मेरिट्स ऑफ जीएसटी, लिख के कुछ पॉइंट, फिर डिमेरिट्स, और फिर लास्ट में आपको एक कंक्लूजन डाल देना है। यहाँ पे देखो, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन वही जुलाई में हुआ था। फिर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फॉर्मलाइज ऑफ इकोनॉमी, उसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके साथ साथ आपका रेवेन्यू एफिशिएंसी। फिर आपका नेगेटिव चैलेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन इशू हो रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स टैक्स रेट, फिर इम्पैक्ट ऑन इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, शॉर्ट टर्म रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहा है, स्टेट ऑटोनॉमी है, तो फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन। तो वैसा आपको उसको डायरेक्ट करना है, तो आपको पूरा अच्छा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। दोनों आप वो एड्रेस कर दिया। फिर और एक कीवर्ड आता है डू यू एग्री। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, डू यू एग्री दैट डिसेंट्रलाइजेशन इज द की टू गुड गवर्नेंस। तो उसमें क्या होता है, आपको क्लियर स्टेंस लेना है, एग्री है या आप डिसएग्री है। ऐसा नहीं कि एग्री भी है डिसएग्री है, नहीं, आपको क्लियरली हाँ एग्री हूं मैं, हाँ डिसएग्री हूं, लेकिन उसको आप सपोर्ट करना पड़ेगा आपका भी आर्गुमेंट के साथ, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। फिर आता है हाईलाइट। तो हाईलाइट क्या होता है, बस आपको उसका जो भी डायमेंशन होता है उसको लिखना पड़ता है। हाईलाइट द क्रिटिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। इंडिया का जो हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल वगैरह है, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो या ये इसका आंसर है यहाँ पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में आप उसको लिख सकते हो, और फिर आपका बॉडी, तो बॉडी में यहाँ पे लिख लेना क्रिटिकल चैलेंजेस आर, और फिर स्टार्ट करना है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मशीन नहीं है, ये सब नहीं है आपको सरकारी हॉस्पिटल में। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेफिशिएंसी, बहुत ज्यादा डॉक्टर का कमी है, नर्सेस का कमी है, स्टाफ का कमी है। फिर आपको डाटा भी पुट करना पड़ेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि एक डॉक्टर पर 1000 पीपल में, लेकिन इंडिया में कितना है, 8000 है शायद, 8000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। फिर आपका हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, आप हॉस्पिटल में गए तो आपका पूरा पैसा खत्म हो जाता है। 60% लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर किस में चला जाता है, हॉस्पिटल बिल में। फिर ये एसेस टू अफोर्डेबल मेडिसिन, हाई कॉस्ट ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन जो उसका बहुत ज्यादा आपका वो होता है, महंगा होता है। एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी, जेनेरिक मेडिसिन बहुत कम होता है, ठीक है। फिर पब्लिक हेल्थ फंडिंग बहुत कम है, ओनली 1.5 to 2% जीडीपी का हिस्सा गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च करता है, हेल्थ में। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम होता है वो काफी खराब, उसका काफी दुरुवस्था होता है। तो ये सब क्या है, आपका क्रिटिकल चैलेंजेस है। उसके बाद डिजीज बर्डन, इंडिया में बहुत ज्यादा डिजीज हो है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल गैप, उसके साथ साथ आपका गवर्नमेंट का पॉलिसी उतना अच्छा नहीं है। जो ये जो आयुष्मान भारत निकला है, उस अभी प्राइवेट हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये सब आप हाईलाइट कर देना है पॉइंट वाइज, और फिर आपको लास्ट में एक अच्छा कंक्लूजन डाल देना है। फिर एक कीवर्ड आता है थ्रो लाइट ऑन सिग्निफिकेंस। तो उसमें क्या होता है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस ऑफ द टॉपिक। जैसे आपका थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक पीडीएस, जो आपको ये पीडीएस होता है आपका, ये राशन कार्ड वगैरह, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर आता है डिफाइन। तो डिफाइन में क्या है, डिफाइन जीडीपी, जीडीपी को डिफाइन करना है एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस मेजरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उसको जस्ट क्लियरली आपको उसको डिफाइन कर देना है। तो ये यहाँ पे कीवर्ड को हमने खत्म किया। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट और स्पीड एंड मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो आप मान के चलिए 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहता है, और 15 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहता है, टोटल 20 क्वेश्चन रहता है। तो 150 वर्ड्स का होता है 10 मार्क वाला, और 250 होता है आपका 15 मार्क वाला 250 वर्ड होता है। तो टोटल आपको कितना लिखना पड़ता है, 4000 वर्ड आसपास। तो मान के चलिए आपको टोटल कितना टाइम अलॉट किया जाता है, 3 आवर। 3 आवर मतलब आपको 1 घंटा 80 मिनट। तो पर 10 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको 7 से 8 मिनट ही मिलता है, और 15 मार्क्स के लिए 11 से 12। तो उसके उस टाइम के अंदर आपको उसको रीड भी करना है, समझना भी है, अंडरस्टैंडिंग करना है, फिर लिखना भी है। तो उसके लिए काफी स्पीड का जरूरत है आपका, ठीक है। और स्पीड तब होता है जब आपका कंटेंट आपका दिमाग में एकदम फिट हो, बहुत ज्यादा आप रिवीजन करके उसको फिट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको आंसर को 7 to 8 मिनट में आपको 150 वर्ड का आंसर लिखना है। आपको हो जाता है ऐसा। अभी जो लोग आंसर राइटिंग नहीं किए, डरिए मत, ये हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अवॉइड स्पीडिंग 10 to 15 मिनट्स ऑन 10 मार्क्स। और आप कुछ लोग क्या होता है, 10 to 15 मिनट आप पहला 10 क्वेश्चन 10 मार्क का रहता है, खत्म कर देते हैं। फिर जो 15 to 20 मिनट्स 15 ऐसा नहीं है। आपको एक कांस्टेंट टाइम के हिसाब से चलना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
एवरेज बैलेंस अप्रोच लेके चलना है, ठीक है। तो हाउ टू राइट गुड इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, हम उसको डिस्कस करेंगे, कैसे एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है, एक अच्छा बॉडी अच्छा कंक्लूजन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अगर आपको अच्छा लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। तो इसमें बहुत ज्यादा होता है, जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन है, एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन बीटी कॉटन। तो ये क्वेश्चन जो है उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, वो कीवर्ड पकड़ लेना है, क्या बोल रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो उसका डेफिनेशन लिख लेना है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर प्लांट दैट हैव बीन इंजीनियर्ड, ये अंडरलाइन, इन ए लेबोरेटरी टू हैव स्पेसिफिक ट्रेट्स सच एज रेजिस्टेंस टू पेस्ट और डिजीज, एग्जांपल बीटी कॉटन। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आपका आता है प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज ये आपका इंक्रीज क्रॉप यील्ड, फिर रिड्यूस, ये मेरा आंसर है, मैंने खुद लिखा है, फिर रिड्यूस पेस्टिसाइड यूज, फिर इंप्रूव न्यूट्रिशन वैल्यूज, ठीक है। तो आपको ऐसा डेफिनेशन लिखना है और उसके साथ साथ आपको डेफिनेशन देके फिर आपका डाटा वगैरह देके बहुत सारा टाइप से आप उसको वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट किया, कुछ लोग डाटा से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल द टाइम यूज ए लिंकिंग स्टेटमेंट, आपको लिंक स्टेटमेंट डालना है, ठीक है। और वर्ड लिमिट वही आपका 220 to 30 वर्ड्स होना चाहिए। देखो यहाँ पे कितना वर्ड है आपका, 1 2 3 4, 4 दूं, तो यहाँ पे 20 वर्ड होगा, ठीक है। तो उतना भी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, ठीक है। और फिर 40 to 50 वर्ड आपको इंट्रोडक्शन में खर्च करना है, किसका, 15 मार्क वाला, ठीक है। तो उसके बाद आता है बॉडी। तो बॉडी को कैसा आपको करना है, तो स्टिक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो पूछ रहा है बॉडी उसी को यूज करना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग फैंसी लैंग्वेज यूज करते हैं, वो मत करिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिंपल है उसको ऐड करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका कौन चेक कर रहा है आपको नहीं पता, लेकिन आपका सिंपल रहेगा तो कोई भी उसको अंडरस्टैंड कर लेगा। और जो भी जितना भी एस्पेक्ट पूछ रहा है सबको कवर करना है, और उसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। एथिक्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्पल, ठीक है। स्ट्रक्चर विद सब हेडिंग, और सब हेडिंग मैंने जितना भी क्वेश्चन अभी दिखाया सब में सब हेडिंग है, ठीक है। और आपको डाटा, फैक्ट, मैप्स, ये सब बॉडी में डालना ही डालना है, ठीक है। फिर आता है राइटिंग द कंक्लूजन ऑफ द आंसर। तो कंक्लूजन को कैसे लिखना है, जो भी आप ऊपर में इंट्रोडक्शन बॉडी में लिखे हैं तो उसका समराइज कर देना है, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कैसे। आप ये पीडीएफ का जितना भी क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं कैसे मैंने कंक्लूजन लिखा है। उसके साथ साथ आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है, सजेस्ट स्टेप और सॉल्यूशन दैट कैन एड्रेस इशू डिस्कस्ड इन द बॉडी, जहां पे इशू हमने डिस्कस किया बॉडी में, उसका कैसे हमें उसको निवारण करना है। तो कभी कभी लोग कंक्लूजन लिखते हैं, कुछ लोग आपका वे फॉरवर्ड भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये वे फॉरवर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाता है, जब आपका पॉलिसी, गवर्नेंस और चैलेंजेस के बारे में जब आपको बॉडी में पूछा गया हो, ठीक है। और फिर एनालिटिकल आउटकम कैसे होता है, कंक्लूड बाय प्रोवाइडिंग फाइनल एनालिटिकल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डिस्कशन। फिर आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो, कोड, फैक्ट वगैरह ये सब कंक्लूजन में। तो इसको 2 से 3 लाइन ही रखिए, अगर ज्यादा, और अगर वे फॉरवर्ड है तो उसको 4 से 5 लाइन मैक्सिमम, ठीक है। और आपका ये जो कंक्लूजन है ये इधर उधर का नहीं होना चाहिए, आपका बॉडी और इंट्रो से मिल खाना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपका 9th चैप्टर जो आता है, दैट इज शुड यू आंसर ऑल द क्वेश्चन। आपको सब क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आता है जीएस में सबको आंसर करना है। मैं तो बोलूंगा हाँ करना है। मान के चलिए 18 बहुत अच्छे से, लेकिन 2 को भी टच करना है, अगर 2 मार्क्स भी मिल जाए तब भी बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 15 अच्छे से। आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना है। मैंने लास्ट तक 20 क्वेश्चन आंसर करना सीख गया था, ठीक है। तो एम टू आंसर एटलीस्ट 18, एटलीस्ट तो 18 ही करना है। और कुछ होता क्या है, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या होता था, कभी कभी मैं 18 19 तक ही करता था। मेरा प्रॉब्लम ये था, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे बाउंसर आ जाता, मेरे को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता था, तो उसको मैं छोड़ देता था, ठीक है। एकदम मतलब उस वर्ड के बारे में कभी सुना ही नहीं, ठीक है। तो एक स्कीम आया था एक बार, जीवन दिंगा स्कीम असम का, तो फिर मैंने उसको कभी सुना नहीं, तो वो किस रिलेटेड है तो उसको छोड़ दिया। उसका जो टाइम है वो दूसरी क्वेश्चन में अलॉट कर दिया, तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई नॉट फोकस ऑन जस्ट 14-15 क्वेश्चन, क्यों उसमें नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है आपका ज्यादातर बच्चे जो होते हैं आपको 18 to 19 क्वेश्चन करेंगे, 14 to 15 क्वेश्चन में आपको मार्क्स धीरे धीरे 2 3 4 मार्क ऐसे 5 या 5 से 10 मार्क का कम हो जाएगा, गैप हो जाएगा, तो आपको वहीं पे आप रेस से आउट हो जाएंगे। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को नहीं पता तो क्या करना है, अगर कुछ नहीं पता तो उसको लिप देम आउट, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन में उसका टाइम अलॉट कर दीजिए। अगर थोड़ा बहुत पता हो रहा है तो उसको लिख दीजिए, ठीक है।
तो प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? तो प्रेजेंटेशन में आपका हैंड राइटिंग, पैरा स्पेसिंग, बुलेटिंग, अंडरलाइनिंग, पेन एंड कलर, डायग्राम, तो यहाँ तक होता है। तो सबसे पहले ये सब हैंड राइटिंग नहीं चलेगा, ठीक है। हैंड राइटिंग क्लियर होना चाहिए, ये भी नहीं चलेगा एकदम गैप देके एकदम छोटे छोटे। ये देखो हैंड राइटिंग, दिस इज ए गुड हैंड राइटिंग, ठीक है। ऐसा होना चाहिए एकदम क्लियर सिंपल, ठीक है। उसके साथ साथ पैरा स्पेसिंग, ये सब टॉपर का है, ये ऑल इंडिया रैंक 7 यूपीएससी का आपका। देखो कैसे आपको स्पेस डाल रहा है बीच बीच में, देख रहे हो। फिर आपका पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इधर खत्म करके फिर यहाँ से स्टार्ट, तो ऐसे पैरा स्पेसिंग करना है, ठीक है। और ये देखो 2 वर्ड के बीच में गैप है, ठीक है, गैप रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम इसके जैसा, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर आपका बुलेटिंग, ये बुलेट पॉइंट देखो कैसे बुलेटिंग कर रहा है, ठीक है। फिर आपका अंडरलाइनिंग, अंडरलाइन ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं अंडरलाइन नहीं करते, कुछ लोग ऐसे करते हैं सब अंडरलाइन कर ऐसे, मतलब आंसर लिखने के बाद सब ऐसे नहीं, जो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर ऊपर ऊपर से देख के आपको समझ आ जाए। फिर पेन एंड कलर, वही ब्लैक एंड ब्लू दोनों यूज करना है, ठीक है। जेल पेन नहीं करना है, बॉल पेन, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू आप लिख सकते हो। तो कलर के लिए आप इधर उधर का डाय वो कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि 2 ही पेन लेके जाओ, क्योंकि इधर उधर पेन रहेगा तो वो भी फिर टाइम में लॉस होता है, ठीक है। और एक्सेसिव कलर का यूज मत करो। फिर आता है डायग्राम, ये देखो डायग्राम एकदम कंसाइज, ये ऑल इंडिया 3 उमा भारती का मैप है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, आइडेंटिफाई द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल। तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे है, महाराष्ट्र गुजरात में है। तो ये यहाँ का डायग्राम बना के यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या करेगा, आपका आंसर को इनहेंस करेगा, टाइम बचाएगा, मोनोटोनी ब्रेक करेगा, ठीक है। और आंसर को भी ऐसे मतलब करना है, मतलब जो डायग्राम होगा उसको बड़े से करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स फॉर डायग्राम, डायग्राम शुड बी नीट एंड सुइटेबली साइज्ड। तो ये ऐसा उसको डायग्राम में ऐसा आपको ऑल द टाइम बाउंड्री दे देना है, और फिर आपको नीचे फिगर लिख के लिख देना है किसका डायग्राम आप बनाए हैं, ठीक है। और फिर इसको ये देखो, आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, मतलब कोल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे है। तो ये कोल डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है, कहाँ कहाँ कोल पाया जाता है। ये आपका आसाम का जो एरिया है वहां पे थोड़ा पाया जाता है, ये छोटा नागपुर वाला एरिया। तो ऐसे डायग्राम को बना देना है, ठीक है। और ये लेबल भी कर देना है डायग्राम को। और फिर फ्लो चार्ट, आप एथिक्स में स्टेक होल्डर में ऐसे फ्लो चार्ट दे सकते हैं। फिर मैप्स, तो मैप्स में क्या होता है, आपको ये देखो आपका क्वेश्चन क्या था, अब्राहम एकॉर्ड के बारे में। तो ये अरब वर्ल्ड, फिर इधर आपका इजराइल, फिर यहाँ पे गाजा, फिर यहाँ पे वेस्ट बैंक, मतलब ये एग्जामिनर का अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर कुछ मैप, जैसे ये आर्ट एंड कल्चर का, जैसे आपका ये स्तूपा का मैप है। फिर आपका ज्योग्राफी का ये ट्राइबल एरिया का मैप है, मतलब ट्राइबल पेंटिंग वगैरह का, कहाँ पे कौन सा। तो ऐसा आपको मैप को करना है। फिर आपका ये ब्रह्मपुत्र, ऐसा नहीं कि पूरा मैप डालना है, बस यहाँ तक करने से हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र का मैप, ठीक है। तो कुछ जनरल टिप्स फॉर आंसरिंग ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ये और द टाइम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्ड लिमिट पे स्ट्रिक्ट रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो 15 मार्क है उसमें आप 4 पेज तक चले गए, नहीं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन भी को भी करना है, तो उसको आप स्टिक रहिए। और उसके साथ साथ यूज हेडिंग, बुलेट पॉइंट, टेबल, ये सब करिए। सपोर्ट योर आर्गुमेंट विद फैक्ट, डाटा, रिलेवेंट एग्जांपल। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिस हैंड रिटन मॉडल आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता आर 3 मेगा सिटीज ऑफ द कंट्री, बट द एयर पोल्यूशन इज मच मोर सीरियस प्रॉब्लम इन दिल्ली। क्यों दिल्ली में ज्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है बाकी सिटियों से? तो सबसे पहले डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है, मेगा सिटी क्या होता है। और फिर आपको कुछ डाटा फैक्ट वगैरह डाल देना है, लिंकिंग पर हो गया ये। और फिर रीजन, तो जोग्राफिकल फैक्टर होता है, फिर वेहिकुलर पोल्यूशन यहाँ पे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वेहिकुल होता है। जोग्राफिकल फैक्टर क्या है, ये सब ओशन के पास है, लेकिन ये क्या है, एकदम बीच में है। फिर आपका सराउंडेड बाय एग्रीकल्चर प्लेन, यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्लेन है। फिर आपका हाई इंडस्ट्रियल एरिएशन है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, ठीक है। और फिर मुंबई में क्यों ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था, तो इसकी वजह से, ठीक है। तो ऑल्सो डिस्कस व्हाई रिसेंट ईयर दिस ट्रेंड हैज बीन चेंजिंग। तो मुंबई में क्यों चेंज हो रहा है ट्रेंड, तो मुंबई में अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से। लास्ट में आपको कंक्लूजन, ये एक आंसर हो गया अच्छा सा हैंड रिटन वाला, और यहाँ पे मैंने मैप भी डाल दिया, ठीक है। फिर आता है ये क्वेश्चन, ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन
देयर इम्पैक्ट ऑन द लोकल वेदर कंडीशन। तो उसको फिर सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, और फिर हिमालय उसका एग्जाम्पल, फिर अल्प्स उसके साथ वो अल्प्स की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपका क्लाइम ये वेदर कंडीशन में, फिर आपका एटलास इसका एग्जाम्पल, फिर यूराल, और यहाँ पे आपका मैप। ठीक है, फिर रॉकी, फिर आपका अगर हो सके तो 4 नहीं तो 5 आप डाल सकते हो लास्ट में कंक्लूजन। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन एनालाइज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन, फिर आपका प्रोज, फिर आपका कॉन्स क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर लास्ट में बीटी कॉटन के बारे में पूछ रहा है, एम्फेसिस ऑन बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन के बारे में थोड़ा लिख दिया और लास्ट में आपने कंक्लूजन डाल दिया। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका कुछ हैंड रिटन मॉडल आंसर। तो अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो मेंस अभी आ रहा है उसका रिगार्डिंग हमारा कोर्सेज के बारे में। तो हम लॉन्च कर रहे हैं, ये हमारा ऑलरेडी लॉन्च हो गया एपीपीएससी सीसी मेंस बैच। उसमें हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश जो क्वालिफाइंग पेपर है उसको भी पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ हम GS1 जहाँ पे आपको मेंस में नया टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस सोसाइटी, फिर GS2 में आपका गवर्नेंस इंटरनेशनल रिलेशन सोशल जस्टिस, GS3 में आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर एसे एंड एथिक्स, और आपके उसके साथ साथ रहेगा डेली आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये जो मेंस का हमारा बैच है उसका एक्चुअल प्राइस है 15,000, लेकिन हम 5,000 डिस्काउंट करके 10,000 फॉर ऑनलाइन आप परचेस कर सकते हैं। आपको ऐप का एक्सेस दिया जाएगा और लाइव क्लास चलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपका ये मेंस अभ्यास जो टेस्ट सीरीज मतलब वो है वो भी आपको रहेगा। फिर आपका ऑफलाइन ये 20,000 में आप परचेस कर सकते हैं, और उसका लास्ट डेट है नॉट 15 दिसंबर 31 दिसंबर, ये आपका लास्ट डेट है 15 जनवरी 2025। और फिर सेकंड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मेंस अभ्यास कोर्स। तो ये अभ्यास कोर्स जो होता है उसमें हम आपका जो आंसर होता है उसको कैसे डेवलप करना है, कैसे एक अच्छे आंसर, क्योंकि अच्छे आंसर ही आपको सिलेक्शन कराएगा। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क काउंट नहीं होता है और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स है, सॉरी मेंस में। तो वो मेंस प्लस इंटरव्यू, इंटरव्यू में उतना वेटेज नहीं है, 12% है। तो बाकी जितना भी आपका 80 to 90% वेटेज है वो मेंस का ही है, और मेंस का वेटेज मतलब आंसर राइटिंग। तो ऐसा भी नहीं है आप आंसर राइटिंग के थ्रू ही हम, क्योंकि हम मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो आंसर रहेगा हम ऐसे आपका परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, ब्रीफ हमारी रिपोर्ट देंगे, फिर डिटेल फीडबैक देंगे आपका क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपका कहाँ कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। फिर आपका ये जो पर क्वेश्चन में हम आपको वो कमेंट करेंगे कि आप उस क्वेश्चन को कैसे आप और अच्छे बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट PSC का जो आंसर राइटिंग का मतलब कॉपी है ये मैं दिया हूँ। फिर यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाएगा, फिर यहाँ पे आपको डिटेल फीडबैक दिया जाएगा। तो ये जो मेंस अभ्यास कोर्स है इसमें आपको 2 चीज रहेगा, एक होगा आपका डेली आंसर राइटिंग, ठीक है, डेली 3-4 क्वेश्चन, और फिर आपके उसके साथ आपका ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये दोनों रहेगा। तो मेंस अभ्यास सीरीज, और ये इवेलुएटेड एक्सपर्ट के द्वारा किया जाएगा जो ऑलरेडी काफी इस एग्जाम में माहिर है। तो ऑनलाइन उसका फीस ओनली 2,000, हमने बहुत नॉमिनल फीस रखा है। और आप लोगों को पता होगा हमने प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है उसको हमने फ्री में कंडक्ट किया है, लेकिन इसको हम इतना बड़ा कोर्सेज को हम फ्री में नहीं कर सकते, लेकिन एकदम मिनिमम से मिनिमम उसको कॉस्ट को हमने रखा है। और जो ऑफलाइन होगा वो 5,000 होगा। उसके साथ साथ आपको मिलेगा क्या है, डेली आंसर रेटिंग, और उसका मॉडल आंसर भी मिलेगा, उसका इवेल्युएशन वगैरह। फिर आपको टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज हमारा 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो फर्स्ट टेस्ट होगा आपका सेक्शनल ज्योग्राफी मॉडर्न हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, एकदम आपको 16 टेस्ट होगा, फुल लेंथ और आपका शॉर्ट लेंथ मिला के एकदम आपको 16 मार्च तक। ये हमारा कैलेंडर है फॉर द टेस्ट सीरीज, और ये ओनली 2,000 में। लेकिन खाली टेस्ट सीरीज नहीं, टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको डेली आंसर राइटिंग दोनों मिलेगा। तो ये हमारा मेंस अभ्यास कोर्स है, हमने इसको काफी अच्छे से मतलब हमने प्रिपेयर किया है, उसका रोड मैप आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लास्ट डेट है इसका 15 जनवरी। और फिर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी ऑफर कर रहे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे आपको अगर चाहिए। और ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिया है अरुणाचल में, APSSB में, जैसे 41 सिलेक्शन हेड कांस्टेबल में, 20 प्लस स्टेनोग्राफर, 140 CSL में, फिर 20, और फिर ये हमारा रिजल्ट है। और ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा हमने जो प्रीलिम्स में 15 टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था उसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हमारा कोर्स में एनरोल करने के लिए आप इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा एड्रेस है। एंड थैंक यू आपका। आई होप आप इस वीडियो से बेनिफिट होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।